नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है डोलमा आंटी मोमोज विवाद। दरअसल इस शीर्षक का संबंध ट्रेडमार्क से है। आप जानते हैं कि ट्रेडमार्क एक प्रतीक, शब्द या वाक्यांश हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है, जिसे कंपनी के द्वारा बनाई गई किसी वस्तु या सेवा के एक अलग पहचान को इसके माध्यम से जाना जाता है। दरअसल डोलमा आंटी एक महिला हैं जो कि मोमोज बनाने का कार्य करती हैं। काफी पुराने समय से यह कार्य करते आ रही हैं, लेकिन उनके स्थापित हो चुके इस ट्रेडमार्क के एवज में किसी अन्य व्यक्ति ने, एक अन्य व्यक्ति द्वारा इन्हीं के नाम का इस्तेमाल किया गया, इनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया गया और मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और इस सुनवाई में क्या निर्णय होता है, इस पूरे मामले को लेकर आपके सामने आए हैं। इस पूरे प्रकरण में हम समझेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज के शीर्षक को, डोलमा आंटी मोमोज विवाद, क्या है मामला। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरे संदर्भ को हम समझने की कोशिश करेंगे। खबर को देखने के बाद चर्चा में क्यों है, ये हमने आपको बताएंगे। साथ ही मामला क्यों पहुंचा कोर्ट में, वो कौन से ऐसे विवाद थे, कैसे कार्य करता है ट्रेडमार्क और क्या पासिंग ऑफ होता है। इसी में एक अगली कड़ी है पासिंग ऑफ की, वो क्या होता है। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रेडमार्क का जो पंजीकरण है उसको कब निरस्त किया जा सकता है। क्या कोई ट्रेडमार्क पंजीकरण अगर करा लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा के लिए है, उसके निरस्त करने के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको समझेंगे कब निरस्त किया जा सकता है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं, ताकि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस बात का प्रमाण दें कि आप वीडियो को ठीक ढंग से देख रहे हैं। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह पूरा संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात खबर की करेंगे। खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। क्या खबर है, तो वाई दिल्लीज डोलमा आंटी मोमोज चैलेंज द यूज ऑफ हर ट्रेडमार्क, व्हाट द लॉ सेज। अब कानून क्या कहता है इस ट्रेडमार्क के संदर्भ में, इस पूरी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि इनका नाम है डोलमा सेरिंग। ये डोलमा आंटी के नाम से फेमस हैं। ये दिल्ली के लाजपत नगर में मोमोज विक्रेता हैं, एक खुदरा व्यापारी हैं। काफी पहले समय से ये मोमोज बेचने का कार्य करती हैं और 1994 से ही यह माना जाता है कि ये पहली तिब्बती महिला थी इस क्षेत्र में आकर अपना व्यापार स्टैब्लिश की। तो इनका एक ब्रांड बन गया, एक ट्रेडमार्क बन गई कि यहां पर इस नाम की एक महिला है जो मोमोज बेचने, खुदरा व्यापार का एक कार्य करती हैं और उन्होंने इस नाम के साथ काफी प्रसिद्धि पाई। लेकिन इनके नाम का इस्तेमाल करते हुए अकरम खान नाम के एक व्यक्ति हैं, डोलमा आंटी मोमोज नाम से अपनी एक मोमोज की जो शॉप है, कह लें एक विक्रेता केंद्र, इस विक्रेता केंद्र का रजिस्टर जो है, जो रजिस्ट्री कराई गई है वो इस नाम से कराई गई है। तो कहीं ना कहीं इस नाम का दुरुपयोग इनके माध्यम से करने का प्रयास किया गया। मामला पहुंचता है दिल्ली हाईकोर्ट। डोलमा आंटी अर्थात डोलमा सेरिंग के द्वारा इसको चुनौती दी जाती है। दरअसल 6 मार्च को हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और इस पंजीकरण को रद्द कर दिया गया और अदालत ने यह माना कि जो डोलमा आंटी हैं वो मोमोज बेचने का कार्य 1994 से कर रही हैं, काफी पहले से कर रही हैं। भले ही 2018 में अकरम खान ने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया था, लेकिन अदालत ने यह देखा कि एक छोटी से शॉप से शुरुआत जो हुई 1994 से डोलमा शेरिंग के द्वारा की गई है और ये पहले तिब्बत व्यंजन जो है उसकी पहली खुदरा विक्रेता के रूप में यहां से पर स्थापित हो चुकी थी। इस आधार पर इनके फेवर में यह निर्णय दिया गया। तो इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। दरअसल मामला क्यों पहुंचा कोर्ट, इस बात को समझना आवश्यक है। शेरिंग खान के ट्रेडमार्क को रद्द करने की मांग की, क्योंकि इनके ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन्होंने मांग की कि अकरम खान द्वारा मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है, हम पहले से स्थापित हैं और इस नाम की ख्याति हमारी है, तो हमारे नाम का गलत उपयोग हो रहा है। 2018 में दरअसल अकरम खान ने इसी नाम को उपयोग करते हुए अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया। फिर क्या हुआ, 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के सामने अपील की गई। यहां पर पहुंचती हैं महिला कौन, सेरिंग, और इनका यह कहना था कि इस बोर्ड के सामने इन्होंने अपील करते हुए ये बात अपनी रखी कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है। इनकी अपील पर सुनवाई होती, लेकिन आपको बता दें कि जो बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड है वो 4 अप्रैल 2021 को भंग हो गया और इसको आधिकारिक तौर पर भंग करने के बाद इसका विलय हो गया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के द्वारा इसको
विलय इसका कर दिया गया। किसमें किया गया? तो उच्च न्यायालयों में इसका विलय कर दिया गया, जहां के उच्च न्यायालय होते थे उसमें यह विलय हो गया। तो परिणाम स्वरूप अब यह मामला न्यायालय का हो गया, तो इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को सुना गया और दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जब यह मामला आता है तो हाईकोर्ट ने सेरिंग के मामले को देखा, सुना और यहां पर सेरिंग ने 2022 में फिर से इस यहां पर अपना पक्ष इनका रखा गया। उसके बाद आप देखेंगे जो डोलमा आंटी मोमोज ट्रेडमार्क के लिए इन्होंने अब अपना आवेदन किया कि वो आवेदन गलत है, उसको निरस्त किया जाए। और यहां पर बाद में 18 में उन्होंने रजिस्ट्री अपनी करा ली थी। बाद में जब इन्होंने दावेदारी पेश की तो अब इनकी दावेदारी को 17 नवंबर 2023 को इनकी दावेदारी प्राप्त हो गई और कोर्ट ने यह माना कि यह पहले से स्थापित है, इसलिए इनकी दावेदारी ठीक है। इनके द्वारा दावा किया गया कि खान द्वारा पहले से इस्तेमाल किए गए जो ट्रेडमार्क है उसको अपनाया गया है। तो पहले से अगर कोई ट्रेडमार्क है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि उसको आप अपना नहीं सकते हैं, बशर्ते कि वो ट्रेडमार्क होना चाहिए, वो वास्तविक स्थापित उनकी ख्याति होनी चाहिए। अब देखिए, पहले व्यवसाय स्थापित किया इन्होंने, इस आधार पर इनका जो है ट्रेडमार्क ये एक्सेप्ट हो गया और खान द्वारा जो ट्रेडमार्क है उसके नाम को यह माना गया कि इनके नाम को बाद में उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। आगे अगर देखें तो कैसे कार्य करता है ये ट्रेडमार्क। बेसिकली ट्रेडमार्क की अगर बात करें तो आपको पता है कि ट्रेडमार्क कोई भी प्रतीक हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, या इन सबका संयोजन हो सकता है। एक ऐसा प्रतीक चिन्ह हो सकता है जिससे किसी भी कंपनी की वस्तु और सेवा को हम अलग रूप से एक पहचानते हैं, उसको एक पहचान मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ये इसको स्थापित किया गया है और भारत में भी इसके लिए कानून बना। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 अर्थात ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अधिनियम के तहत यहां पर भी इसके लिए कुछ कानूनी रूप से संरक्षण इसको प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये सारे शब्द, ये सारे प्रतीक, ये वाक्यांश, इससे किसी खास व्यवसाय की पहचान होती है और इसको पंजीकृत कराने के बाद अगर यहां पर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उस मालिक को जिसने रजिस्ट्री अपनी करा ली है उसको एक एक्सक्लूसिव जो है वो राइट मिलता है, विशेष अधिकार मिल जाता है। और इस अधिकार के तहत जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है उसके तहत इसको संरक्षण प्राप्त होता है और ये इसको कुछ कानूनी रूप से इसको अधिकार मिल जाता है। इससे क्या होता है कि ये ट्रेडमार्क इसको सुरक्षा की गारंटी देता है कि आपके इस नाम का कोई उपयोग नहीं कर सकता है, उसको अगर उपयोग करता है तो दंड का उसके लिए प्रोविजन किया जाता है। साथ ही पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है, जिसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी कहते हैं, जहां पर आप रजिस्ट्री कराते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 1999 के अधिनियम की धारा 25 जो है उसके अनुसार अगर आप पंजीकरण के बाद 10 वर्षों तक आपका जो पंजीकरण होता है, जो रजिस्ट्री होती है, आप रजिस्टर्ड होते हैं, वो 10 वर्षों तक वैध होता है। 10 वर्षों के बाद आपको इसको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी नवीनीकृत की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपकी कंपनी, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो अब आपकी अनुमति के बिना कोई भी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग अगर करता है तो इसको इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। उसकी अगर रजिस्ट्री पहले से हुई है तो वो निरस्त भी हो जाएगी। जैसे समान वस्तु या सेवा के लिए काफी हद तक समान चिन्ह का अगर उपयोग आप करते हैं, मतलब एक ही वस्तु है, एक ही सेवा है, उसके लिए किसी मिलती जुलती कंपनी से संबंधित अगर चिन्ह का भी उपयोग करते हैं, वो भी इस दायरे में आता है। काफी चीजें हैं इस दायरे में आती हैं, तो क्या है इससे रिलेटेड पासिंग ऑफ, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ये पासिंग ऑफ ही एक ऐसा नियम है जिसके तहत शेयरिंग की जो दलील थी, अपील थी, इसको कंसीडर किया गया। क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक मामला आया था कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2001 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पासिंग ऑफ को आप समझने के लिए इस मामले को समझना आवश्यक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक ब्रांड धोखे से किसी अन्य ब्रांड की जो पहले से स्थापित है अपने उत्पाद सेवा को दूसरे के रूप में, जो कि पहले से एस्टैब्लिश है, पहले से प्रसिद्ध है, उसकी ख्याति है, उसके रूप में अगर प्रस्तुत करता है, धोखा करता है, तो उसकी मौजूदा प्रतिष्ठा को इससे धक्का लगेगा और कहीं ना कहीं वो दूसरी कंपनी जो दूसरे की प्रतिष्ठा से उसकी कॉपी करके लाभ कमाने की इच्छा रखती है, वो एक तरह से धोखा कर रही है, एक तरह से अपराध कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसको अपराध माना जाएगा और उसकी रजिस्ट्री अगर हो भी चुकी है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कि स्पीसीज ऑफ अनफेयर ट्रेड कंपटीशन, इसको अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा की संज्ञा दी गई कि ये जो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, दूसरे के नाम का उपयोग करके इस प्रकार का काम करना, वो जो है
वो स्पीसीज ऑफ अनफेयर ट्रेड कंपटीशन है और इसके लिए ऑक्शनेबल अनफेयर ट्रेडिंग, कार्यवाही योग्य अनुचित व्यापार भी इसको कहा गया। एक ऐसा व्यापार है जो कि कार्यवाही योग्य है, इस पे कार्यवाही की जा सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था। दरअसल उल्लंघन करने वाले उत्पादों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब, भले ही किसी कोई ख्याति प्राप्त कंपनी है, आप भले ही वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं जो वो कंपनी बना रही है, लेकिन फिर भी अगर उसके नाम का उससे मिलता जुलता नाम आप रख दे रहे हैं तो भी ये चीटिंग मानी जाएगी, धोखा माना जाएगा, फिर भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। भले ही प्रतिद्वंदी जो व्यापारी है वो सामग्री या माल उसकी अलग हो सकती है, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि उसका नेचर, उसका चरित्र, कैरेक्टर या परफॉर्मेंस ऑफ द गुड, अर्थात उसका जो प्रदर्शन हो रहा है, इन आधार पे भी अगर उसको कहीं ना कहीं आप हानि पहुंचा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि किसी ब्रांड के लोगो को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उससे मिलता जुलता लोगो बना लेते हैं, जैसे एक विख्यात कंपनी एडिडास है, एडिडास से मिलता जुलता नाम एडिबास आपने बना लिया, तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहे हैं, उससे मिलती जुलती कंपनी का नाम रख के, उसके लोगों का इस्तेमाल करके। ऐसे तमाम कंपनियां आपको मिल जाएंगी, उदाहरण मिल जाएंगे। आगरा में एक प्रसिद्ध पेठे की दुकान है पंछी पेठा, आपको कई पंछी पेठा की दुकानें मिल जाएंगी, आपको पहचानना मुश्किल होगा कि असली दुकान कौन है। ऐसे उल्लंघन के मामलों में ट्रेडमार्क स्वामी जो है उसको यह अधिकार मिलता है कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए अपील कर सकता है, वो निषेधाज्ञा भी जारी करवा सकता है, कार्रवाई को रोकने का आदेश दे सकता है, वो हर्जाने का अधिकारी है, अगर उसके ऊपर हर्जाना लगाया जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। ये सब प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। डोलमा सेरिंग बनाम मोहम्मद अकरम खान और अन्य मामले में क्या हुआ कि डोलमा सेरिंग के द्वारा इसी आधार पर, जो पासिंग ऑफ रूल था उसके आधार पर यह कहा गया, साथ ही 1999 के एक्ट के तहत, जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसके तहत कहा गया कि सेक्शन 11(1), 11(2), 11(3)A और 47 इस धाराओं के अंतर्गत हमको न्याय मिलना चाहिए और जो खान साहब का ट्रेडमार्क है उनको रद्द करने की मांग की गई कि उसको रद्द किया जाना चाहिए। अब देखिए, धारा 11 की जहां तक बात है तो ये रिफ्यूजल की बात करती है, अर्थात ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने से इनकार करने की बात करती है, अगर इस आधार पर आप दोषी पाए जाते हैं तो। साथ ही जो धारा 47 है उसमें क्या कहा गया है, इसमें रिमूवल की बात की गई है, अर्थात ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड पहले से हो चुका है तो उसको हटाने की बात की जाती है और भविष्य में इसका उपयोग आप ना करें, यह प्रावधान करने की बात की जाती है। इसी आधार पर इनके द्वारा मांग की गई और उस मांग को कंसीडर किया गया और बाद में इनको न्याय मिला। दरअसल ट्रेडमार्क पंजीकरण कब किया जा सकता है निरस्त, इसको समझने के लिए 1999 की ट्रेडमार्क एक्ट की इन धाराओं को देखना जरूरी है। आप देखेंगे ट्रेडमार्क अधिनियम की जो धारा 11(1) है, क्या है इसमें, तो इसमें ट्रेडमार्क को पंजीकृत नहीं किया जा सकता अगर किसी पुराने ट्रेडमार्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से मौजूद ट्रेडमार्क को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो अगर स्थापित है, रजिस्टर्ड है, तब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। वहीं आपने पासिंग ऑफ में देखा, अगर अनरजिस्टर्ड भी है लेकिन वो ट्रेडमार्क है, उसके नाम का, उसकी ख्याति है, वास्तव में उसी ने वो काम शुरू किया है जिससे उसको प्रसिद्धि मिल चुकी है, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात अगर लगेगा तो भी पासिंग ऑफ आपको उसके लिए रोकता है, जो शेयरिंग के मामले में आपने देखा था। वहीं 1999 की धारा 11(1) कहती है कि अगर कोई पुराना ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं में समानता अगर है तब आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के मन में अगर ऐसी दशा होगी तो भ्रम पैदा होगा कि ये वो सही वस्तु है, ये वो सही वस्तु है। तो जनता को भ्रमित करने का अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको इसकी धारा 11(1) 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 11(1) रोकती है। साथ ही एक ट्रेडमार्क जो दूसरे के समान है, भले ही वो डिफरेंट गुड और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ये भी इस ट्रेडमार्क को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। आगे अगर बात करें तो धारा 11(2) क्या कहती है, धारा 11(2) की अगर बात करें तो भारत में अगर किसी को एक प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह मिला हुआ है, ट्रेडमार्क मिला हुआ है, जैसा मैंने अभी पंछी पेठा की बात की, या ऐसे तमाम स्थानीय कुछ ट्रेडमार्क धारित लोग हैं, जैसे टुंडे कबाबी हो गए, या ऐसे बहुत लोग हो गए, तो उनको एक प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह अगर मिला है, आप उस चिन्ह का उपयोग अगर अनुचित लाभ कमाने के लिए करते हैं, उसी लोगों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो ये भी इसके धारा 11(2) इसके लिए प्रोविजन करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो भी चुका है तो वो निरस्त हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं होगा। साथ ही पहले के व्यापार चिन्ह के विशिष्ट चरित्र या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, मतलब पहले से अगर किसी को ये लोगो मिला है तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा उस लोगो का दुरुपयोग करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आघात लगता है, यह भी आपको इसमें दंडित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दो अलग अलग वस्तु या सेवाओं के लिए भी
अगर एक मालिक के नाम के तहत पंजीकरण आप चाहते हैं कि करा लें तो यह भी नहीं हो सकता है। भले ही आप दो अलग अलग सेवाएं, दो अलग अलग कंपनियां दे रही हैं, लेकिन अगर नाम सिमिलर है, मालिक आप कहें कि मालिक तो दोनों के अलग अलग हैं, तो इस आधार पर पंजीकरण नहीं हो सकता है। यह भी धारा 11(2) कहती है। ऐसे ही धारा 11(3) क्या कहती है? वो कहती है कि यदि भारत में किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध हो, साथ ही विशेष रूप से लॉ ऑफ पासिंग ऑफ, जो कि अपंजीकृत ट्रेडमार्क को रक्षित करता है, अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि आपको ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को रोकता है, तो भी आप इसके अंतर्गत धारा 11(3)(a) कहती है कि आपका जो ट्रेडमार्क है उसको निरस्त किया जा सकता है। भले ही इसमें प्रोविजन न हो, किसी अन्य कानून द्वारा अगर उसके लिए निषेध किया गया, रोकने की व्यवस्था की गई, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है, या पहले से अगर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये प्रोविजन किए गए हैं। साथ ही धारा 47 की बात करें तो धारा 47 कहती है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, मतलब जिसके द्वारा जो पीड़ित, जैसे अभी छेरिंग जी का मामला था, अभी जो डोलमा आंटी का मामला था, वो पीड़ित थी, उनके द्वारा रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड को आवेदन अगर किया गया है तो जो पंजीकृत ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर से हटाने की अनुमति देता है। भले आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जैसा कि आपने डोलमा आंटी के मामले में देखा, आपने उनसे पहले अकरम खान ने 2018 में रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन ये धारा 47 ही थी जिसने इस बात का परीक्षण किया कि वास्तव में ट्रेडमार्क जो था वो डोलमा आंटी के पास था, 1994 से एस्टेब्लिश थी। इसलिए धारा 47 के अंतर्गत ही 2018 से जो अकरम ने रजिस्टर्ड करा रखा था, अकरम खान जी ने, उनके रजिस्ट्रेशन को माननीय हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अंत में परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि होली में अपने सपनों को भी आप अपने रंगीन आयाम को प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए दृष्टि आईएएस परिवार लेके आया है आपको 50% तक की छूट। ये छूट आपको 21 से 24 मार्च तक मिलेगी। दृष्टि ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज बुक्स और डीएलपी पर यह उपलब्ध है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स में लाइव ऑनलाइन प्रीलिम और मेंस हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर भी आपको 40% की छूट मिल रही है। 21 से 24 मार्च इसकी अवधि है। ईएमआई की सुविधा, डिस्काउंट फीस भी उपलब्ध है। साथ ही इससे संबंधित छूट को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रदान किया गया है, जिस लिंक पर जाके आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी अन्य क्वेरी के लिए 8750187501 या दूसरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके सामने, जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जिसके जवाब की भारत में ट्रेडमार्क और उनके पंजीकरण की व्यवस्था को ट्रेडमार्क से संबंधित निम्न में से कौन सा एक्ट नियंत्रित करता है? 1990 का अधिनियम, 1992 का अधिनियम, 1999 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।